अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सामीन, सरदार लतीफ़ खोसा जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, साबिक अटारनी जनरल रह गए हैं, उन पर हमला हुआ है, फायरिंग की गई है। ये फायरिंग के मकासद क्या हैं और इसके मुहर्रकात क्या हैं, इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। कराची मेयर का जो इलेक्शन है आखिर क्यों इतना अहम हो गया, उसकी अहमियत क्या है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर मुईद पीरज़ादा और साबिर शाकिर की भी गिरफ्तारी की इत्तलात हैं कि उनको भी गिरफ्तार के हवाले से जनाब कुछ चीज़ें चल रही हैं, उस पर बात करेंगे। और आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, उसको भी हम शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरदार लतीफ़ खोसा पर फायरिंग की। सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि ये फायरिंग उनके घर पर की गई, जो उनका लाहौर का घर है, और उस पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग का मकसद उनकी जान लेना हरगिज़ नहीं था, उनको मारना मकसूद नहीं था, उनको कत्ल करना मकसूद नहीं था, बल्कि मकासद कुछ और थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो भी फायरिंग करने वाले थे वो उनके घर पर आए, उन्होंने आकर उनके जो बैरूनी दरवाज़ा है उस पर फायरिंग की, और उस जो दरवाजे को क्रॉस करके बुलेट्स जो है उनकी गाड़ी में जनाब लगी, और उस वक्त गाड़ी में उनका एक ड्राइवर भी करीब कहीं मौजूद था, उसको भी एक फायर लगा। ताहम लतीफ़ खोसा साहब इस हवाले से महफूज रहे। जो पहली बात मैंने अर्ज़ की ये कि उनका लतीफ़ खोसा साहब को मारना मकसूद नहीं था बल्कि कुछ और था। तो मकसद क्या था सरदार लतीफ़ खोसा को? जी, मकसद वही था जो इस वक्त एक पूरे पाकिस्तान में हर तबका फ़िक्र पर एक फार्मूला जो आजमाया जा रहा है। इस वक्त खौफ व हरास की एक फ़िज़ा है, जो कोई भी बात करता है उसको या तो लालच दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, बाज़ औक़ात उसको कुछ पोस्टें ऑफ़र की जाती हैं, ओहदे ऑफ़र किए जाते हैं, अगर नहीं मानता तो फिर उस पर इस किस्म के हथकंडे भी आजमाए जाते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरदार लतीफ़ खोसा को बिल्कुल मतलब उनको पैगाम दिया और बुलेट नहीं थी, वो कोई फूल भेजे गए थे उनको, वो बुलेट्स ही थी। और बुलेट्स जो है वो नहीं पूछती कि मैंने किसी की जान लेनी है या नहीं लेनी है। इस हवाले से हम एक नतीजा भुगत चुके हैं। किस लिहाज से जनाब, आपके इल्म में है जी, अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ के हवाले से भी यही हुआ कि उसे पाकिस्तान से डरा कर भगाया गया, वो दुबई पहुंचा, दुबई से उसे डराया गया तो वो अफ्रीकी मुल्क में पहुंचा और फिर वहां उसकी जान ले ली गई। यहां पर सरदार लतीफ़ खोसा को मकसद सिर्फ डराना था, या पहली तंबीह था, या पहली वार्निंग था। उसकी वजह यह है कि सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन दो वो चोटी के वकील हैं, वो दो चोटी के सियासतदान और चोटी के कानूनदान हैं, जो इस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो इस वक्त के हुक्मरान हैं उनको ना सिर्फ टफ टाइम दे रहे हैं बल्कि उनकी डट कर मुखालफत भी कर रहे हैं। उनकी बातों में वज़न होता है, उनकी बातों में लॉजिक होती है, दलील होती है। और जब आपके पास जवाब में दलील ख़त्म हो जाए, मंतक ख़त्म हो जाए, लॉजिक ख़त्म हो जाए, तो फिर बुलेट काम आती है। यही फार्मूला लतीफ़ खोसा के खिलाफ आजमाया गया। फौरी पस मंज़र ये था कि उन्होंने पिछले दिनों एक लॉयर्स कन्वेंशन में खासी सख्त बातें की थीं। इस वक्त जो तमाम कम्युनिटी वाइज अगर देखा जाए तो तमाम लोग तकरीबन मुर्दा हो चुके हैं, तमाम कम्युनिटीज़ में सकत नहीं है बोलने की, बात करने की। यहाँ तक कि जो हमारी अदलिया है, अदलिया के पास भी इस कदर पावर, जुर्रत, इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो जनाब इस वक्त हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकें। अगर एक शख्स लापता हो जाता है और उसके बारे में बाज़पुर्स करने लग जाए जज, तो इवन उस जज को भी नोटिस दिया जाता है, उस जज को के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है और उनको उसके खिलाफ रेफरेंस तक दायर कर दिए जाते हैं, जिसको जो टोटली बेसलेस होते हैं। शहजाद अकबर, आप जानते हैं, साबिक हमारे एहतसाब के हवाले से कुछ वो ओहदेदार थे, इस वक्त वो बैरून मुल्क चले गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनके एक भाई को उठाया गया लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज की तरफ से और उसको फिर लापता कर दिया गया। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज
ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कहा जी अगर उस मिसप्लेस पर्सन, डिस्प्लेस पर्सन को अगर अदालत के सामने प्रोड्यूस ना किया गया तो फिर वजीर आजम से पूछा जाएगा, उनको बुलाकर पूछा जाएगा। उनका ये जुमला कुछ कम तो नहीं था। फिर उसका नतीजा ये निकला कि उस जज के खिलाफ बाकायदा जुडिशल कमीशन में एक रेफरेंस दायर कर दिया गया। जब जजेस तक महफूज ना हो, उनको भी डराया जाता हो, धमकाया जाता और खौफ के जरिए हुकूमत की जाती हो, तो उसमें लतीफ़ खोसा पर भी साफ जाहिर है वही फार्मूला अप्लाई किया जाना था जो अप्लाई किया गया। उनके खिलाफ ये पहली वार्निंग थी और उनको बता दिया गया कि अगर वो इस हार्ड लाइन से दूर ना हटे और उन्होंने एक कंट्रोल डेमोक्रेसी को कबूल ना किया, वो शोर मचाते रहे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, अगर वो ऐसे ही जनाब शोर मचाते रहे कि यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर एक बादशाहत कायम है, इस किस्म की आवाज़ें बुलंद करते रहे, तो फिर उनकी आवाज़ को बाकायदा बंद भी किया जा सकता है। कराची मेयर का इलेक्शन, मुझे जनाब हमारे एक सारिफ हैं मोहतरमा गजाला साहिबा, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। उनका कहना यह था कि कराची का जो मेयर का इलेक्शन है एक बल्दियाती इलेक्शन है, आप उसको क्यों इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं और उसको नेशनल पॉलिटिक्स के साथ आप जोड़ क्यों रहे हैं। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आम तौर पर अगर ये किसी छोटे से शहर में अगर ये कोई बल्दियाती इलेक्शन की हद तक मामला होता तो इसको शायद इग्नोर किया जा सकता है कि वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो लोकल लेवल की हो रही है और उसका नेशनल जो स्ट्रेटजी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये कोई आम शहर का इलेक्शन नहीं है, कराची के मेयरशिप का इलेक्शन है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, जो यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया गया उसी तर्ज पर बाकायदा आम इंतखाबात कराने के इंतजामात हो रहे हैं। वो क्या इंतजामात हो रहे हैं? इंतजामात ये हो रहे हैं कि 160 जिसकी नशिस्तें थी उसको 173 दिलाकर उनको मेयर बना दिया गया और 193 जिसकी नशिस्तें थी उसको 161 दिलाकर उसको डेफर कर दिया गया और उसको हरा दिया गया। तो अब इस कराची मेयर के इलेक्शन से पता चलता है कि यहाँ पर इंतखाबात महज ढूंढ हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पार्टी भी गैर अहम हो जाती है। क्यों? अगर जो आपकी मंजूर नज़र लोग हैं तो वो एक शब में ही जनाब पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में सामने आ सकती है। ये अलग बात है कि उसमें लोग शामिल ना हो, अहम फिगर्स शामिल ना हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सके। तो एक रात में ही पार्टी यहाँ तश्कील दे दी जाती है, पार्टी की कोई अहमियत नहीं होती। और पार्टी की अहमियत इस वजह से भी नहीं होती कि जब किसी के खिलाफ जाना होता है तो 70% मकबूलियत रखने वाली जमात को 7 दिनों के अंदर टॉर्न इनटू पीसेस, टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जमहूरियत इसी हवाले से है। यहाँ किसी वक्त भी पार्टी तोड़ी जा सकती है। यहाँ का आइन बेकार है, वो आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुका है। यहाँ पर जो 9 मई के वाक़यात में पकड़े जा रहे हैं लोग, वो आकर वॉइस ऑफ अमेरिका से, वो BBC से गुफ्तगू करते हुए कि खुदा के लिए हमें माफ़ी दे दें कि हम पाकिस्तान में हैं, हमें इस बार माफ़ी दे दें, हम ये मुल्क ही छोड़कर चले जाएंगे। जब वॉइस ऑफ अमेरिका पर किसी की माँ इस अंदाज में बात करती है तो बताएं कि क्या वो पाकिस्तान से मोहब्बत कर रही होती है? आप उसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत जगा रहे होते हैं। यही सारी सूरत हाल 15,000 गिरफ्तार पाकिस्तानियों के हवाले से है। यही सूरत हाल यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोच रखने वालों के लिए है। वो ये समझने लग गए हैं कि यहाँ बादशाहत है, यहाँ उनकी गुंजाइश खत्म हो गई है, यहाँ वो लोग रह नहीं सकते, यहाँ उनका दम घुटने लगा है, यहाँ उनका गला घुटा जा रहा है, यहाँ उन्हें बात नहीं करने दी जा रही है, यहाँ उन पर जुल्म किया जा रहा है। और जब जुल्म किया जाता है तो वो अदालतों की तरफ देखते हैं, लेकिन अदालतें खुद बेबस हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वजह क्या है कि अदालतों पर भी अटैक कर दिया जाता है, उनको भी खामोश कराया जाता है। यहाँ एक शख्स की हुक्मरानी है,
और वो है खौफ। यहाँ खौफ का रूल है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि खौफ की हुकूमत है। ऐसे में अदलिया एक फजूल किस्म की प्रैक्टिस बनकर रह गई है। ऐसे में एक ताकतवर चीज़ हुआ करती थी, उसका नाम मीडिया होता था, लेकिन मीडिया तो कब का फौत हो चुका, वो तो एक लाश में तब्दील हो गया, और वो लाश भी ताफुन ज़दा है, जहाँ से कोई अच्छी बेहतरी की उम्मीद नहीं है बल्कि घिन आ रही है। ये सूरत हाल है। मीडिया को इस तरीके से चलाया जा रहा है जैसे सुधाया हुआ जनाब डॉग होता है, जिस तरीके से सुधाया हुआ कुत्ता होता है। ये वॉच डॉग नहीं रहा, अब किसी और में तब्दील हो गया है। और यहाँ से अब यानी सहाफ़ी कहलाने में भी हमें शर्मिंदगी हो रही है कि ये क्या पाकिस्तान है, किस अंदाज में हम जी रहे हैं और किस समत में जा रहे हैं। क्या कोई आला मकासद है जिनके हसूल के लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हम लोग। हम तो एक इकनॉमिक एक्सीडेंट की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुईशत का एक हादसा हो सकता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, लेकिन हमें उसके कोई मकासद समझ नहीं आ रहे कि उसका आखिर मकसद क्या है। मकसद सिर्फ एक ही नजर आता है कि एक शख्स को हटाना है और उसका नाम है इमरान खान। अच्छा, उसके हटाने से क्या रिजल्ट निकलेगा उसमें बारे में भी नहीं समझाया जाता कि क्या उसके जाने से हम सारे माहौल ठीक हो जाएगा, हमारी मुईशत तरक्की करेगी, हमारी जमहूरियत परवान चढ़ेगी, हमारी अदलिया मजबूत हो जाएगी, हमारे मीडिया को बूस्टअप मिल जाएगा, वो आज़ादी मिल जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्यों किया जा रहा है? बात वहीं आ जाती है कि ज़ाती अना की खातिर, सिर्फ शख्सी लड़ाई की खातिर, पर्सनैलिटी क्लैश के बायस ये सब कुछ हो रहा है। और दौ किसका खेला जा रहा है? एक मुल्क का खेला जा रहा है, एक पाकिस्तान का खेला जा रहा है, जो नहायत ही अफसोसनाक सूरत है। कराची के इलेक्शन से ये मैसेज दिया गया है कि आइंदा इलेक्शन में बेशक PTI जीत जाए, लेकिन जब इलेक्शन होगा वजीर आजम का, उसी के 30, 33, 34, 35 आदमी गायब कर दिए जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। उनको कहा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं और दूसरी साइड पर वोट दें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वहां पर डर होगा, खौफ होगा, पुलिस होगी, रेंजर्स होंगी और ताकतवर होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। ये इस वजह से अहम है और ये इसके लिए बाकायदा तैयारियां नहीं, बाकायदा इंतजामात किए जा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई जमहूरियत नहीं है, वही होगा जो साहब चाहेंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस ऐसे में कहाँ गई पार्लियामेंट, कहाँ गई आपकी अदलिया, कहाँ गई हमारे शहरी हकूक, कहाँ गई जनाब रियासत? क्या हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से कराची के इलेक्शन की अहमियत ज़्यादा है। जी, बात करेंगे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब की और साबिर शाकिर के हवाले से। आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक लंबी बहस चल रही है कि अब जो भी इन हुक्मरानों के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, उसका हशर वही होगा जो पाकिस्तान में लोगों का हो रहा है। उनको हथकड़ियाँ लगाकर उनको जनाब घसीटते हुए पाकिस्तान लाया जाएगा और जिंदानों में बंद कर दिया जाएगा। क्यों? वो बोलते क्यों हैं, वो बात क्यों करते हैं, उनके अंदर बादशाह सलामत के खिलाफ गुस्ताखी क्यों पैदा हो गई है, वो डेमोक्रेसी की बात क्यों करते हैं, जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? कहाँ से आ गए इंसानी हकूक? इंसानी हक वही है जो बादशाह चाहेगा और कोई भी नहीं होगा। इस पर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने खुद वजाहत दी है। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं है, ये महकूमियत सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर ऐसा नहीं है। उनका कहना यह है कि उनको भी इंटेरोगेशन मतलब कुछ क्वेश्चनिंग के लिए, सवाल जवाब के लिए बुलाया जा सकता है और उस हवाले से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। यही सूरत हाल साबिर शाकिर साहब के हवाले से भी आ जाती है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा समझदार निकले जनाब आफ्ताब इकबाल साहब। उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान से समेटा और जाकर दुबई बैठ गए और दुबई वालों से भी उन्होंने कमिटमेंट ली। उन्होंने कहा जी मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं मतलब एक लेजेंडरी स्टार है वो बंदा, वो एक अपने ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ी एकेडमी है, वो वहाँ काम कर रहा है और उसको दुबई में फ़िलहाल तो उसे कहा गया है कि आप काम करें, आपको मुकम्मल आज़ादी है। और दूसरी सूरत उन्हें यह भी कहा गया है कि आप परेशान ना हो, अगरचे खदशात हैं कि जो साबिक जो हमारे जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ, वो भी तो इसी अंदाज में जनाब दुबई गए थे, लेकिन वहाँ से उन्हें अफ्रीकी मुल्क जाना पड़ा और उनको जान से हाथ धोना पड़े। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने दो स्ट्रैटेजी इख्तियार की। एक तो पाकिस्तान से चले गए
और दूसरा जाकर उन्होंने जो अपना काम है सिर्फ उस पर तवज्जो दी जाती है। हालांकि उससे पहले भी वो कुछ नहीं कर रहे, वो ये कहते थे कि मेरे पास कोई लॉजिक मंतक नहीं है, बस मेरी इमरान खान साहब से मोहब्बत है और उनकी मोहब्बत में ये मैं बात कर देता हूँ और उसका कोई मोहब्बत का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उन्होंने इस मोहब्बत को थोड़ा सा साइड पे रख दिया है, इसका इजहार नहीं कर रहे, वो अपनी प्रोफेशनल सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और इस वजह से उनको तो माफ़ी दी जा रही है और वो माफ़ी वही है कि उसका सॉफ्टवेयर जनाब अपडेट कर दिया गया है। बहरहाल उस बंदे का क्या सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, वो ख़ुद ही बहरहाल समझदार आदमी है। दूसरी तरफ इमरान रियाज़ खान के बारे में भी है कि उनका भी जनाब तकरीबन 36 दिन के बाद उनका भी तकरीबन सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और मतलब उनकी जल्द रिहाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज़ आम शख्स नहीं है। उनके बारे में इतलात यही हैं जो उनके फैमिली को कहा गया है और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि अब शायद उनकी माफ़ी के दिनों आ गए हैं और उनको किसी वक्त भी रिहा किया जा सकता है और किसी वक्त भी वो अपने घर पहुंच सकते हैं। बहरहाल हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अपने घर लाए। उनके 4 बच्चे उनका इंतज़ार करें, पूरे मुल्क भर के आवाम उनका इंतज़ार करें। बेशक वो यूट्यूब से थोड़ा सा मतलब किसी और अंदाज़ में वहाँ गुफ्तगू करें, लेकिन उनकी जान जो है बहुत अहम है। बाकी ये रजीम ये सारी ज़िंदगी कायम नहीं रहनी, चेंज होनी है, तब्दीली आनी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये मुस्बित तब्दीली आए। सामीन, अब तक की ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।